हेलो नमस्ते। मेरा नाम प्रशांत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे आने के लिए। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जुडिशियल प्लान ऑफ 1774। देखो, इससे पहले हम लोग जुडिशियल प्लान ऑफ 1772 पढ़ चुके हैं और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जुडिशियल प्लान ऑफ 1780। तो ये तीन जुडिशियल प्लान वैरन हेस्टिंग के द्वारा लाया गया था और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीनों पे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। इसके बाद लीगल हिस्ट्री, पूरा लीगल हिस्ट्री मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डाल दिया आपके लिए। अब पूरा लीगल हिस्ट्री यहाँ से पढ़ सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 1600 टू 1947। पूरा लीगल हिस्ट्री आप इस चैनल पे जाके पढ़ सकते हो। चलो ठीक है, तो हम लोग अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं जुडिशियल प्लान ऑफ 1774। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं और इसके बाद वाला जो वीडियोस होगा चैनल पे, आप प्लेलिस्ट जाके चेक करो, वहां पे लीगल हिस्ट्री का प्लेलिस्ट में आपको एकदम सीक्वेंस में सारा वीडियोस मिल जाएगा। खैर, देखो, यदि आपको ये समझना है 1774 का जुडिशियल प्लान, और ये जुडिशियल प्लान लाया किसके द्वारा गया था, वैरन हेस्टिंग द्वारा। इसलिए बहुत जगह आप देखोगे लिखा हुआ मिलेगा आपको जुडिशियल प्लान ऑफ वैरन हेस्टिंग 1774 या वैरन हेस्टिंग जुडिशियल प्लान 1774। तो इसमें दिमाग नहीं लगाना, बस आपको इतना ध्यान रखना है ये जुडिशियल प्लान वैरन हेस्टिंग के द्वारा लाया गया। और वैरन हेस्टिंग कौन थे, गवर्नर जनरल थे, ठीक है, बंगाल के गवर्नर थे वो, आप उसको ध्यान रखिएगा। चलो, अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा मैं ना टाइम लाइन पे ले जाता हूं, तो आपको इजी होगा समझना। वैसे मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं, आप यदि यहाँ पे आए हो तो आप ऑलरेडी 1772 को पढ़ के आए होगे, ठीक है। 1772 का जो जुडिशियल प्लान है, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं आप पढ़ के आए हो। नहीं भी आए हो तो थोड़ा सा मैं इस पे आपको लिख चलता हूं ताकि समझ में आपको अच्छे से। देखो, 1757 में क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी, ये आपको पता है। उसके बाद पॉलिटिकल रूल स्टार्ट हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। उसके बाद बहुत बड़ा एरिया एक्वायर कर लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब आपको पता है। देखो, ये सारे जितने टॉपिक्स हैं यहाँ, हर एक टॉपिक पे वीडियोस अवेलेबल है। लीगल हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाओ, आप देखो, आपको सारा वीडियोस मिल जाएगा। फिर आप देखे थे 1765 में ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाता है। उसके बाद ड्यूअल सिस्टम स्टार्ट हो जाता है ना। ड्यूअल सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। ड्यूअल सिस्टम की वजह से क्या होता है, बंगाल डिस्ट्रॉय हो जाता है। बंगाल को बहुत ज्यादा नुकसान होता है ड्यूअल सिस्टम के द्वारा। ड्यूअल सिस्टम क्या होता है, इसके लिए वीडियोस अवेलेबल है, आप जाके देखिए आराम से। उसके बाद जो एग्रीकल्चर है, यहाँ पे ट्रेड सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उस टाइम पे गवर्नर कौन थे, बंगाल के उस टाइम पे गवर्नर थे वैरन हेस्टिंग, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। उस टाइम पे गवर्नर कौन थे, देखो वैसे यहाँ पे जब आप देखोगे तो मिलेगा भी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उस टाइम पे वैरन हेस्टिंग थे। तो यहां तक की कहानी चल रही है। हम लोग अभी कहां चल रहा है, 1772 में। और 1772 में गवर्नर कौन है, यहां पे देखो आप, गवर्नर है वैरन हेस्टिंग। अब ये जो बंगाल का हाल है, बंगाल बहुत ज्यादा परेशान है। बंगाल में जुडिशरी भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उसको रिफॉर्म करने के लिए, सुधार करने के लिए वैरन हेस्टिंग क्या करते हैं, मतलब कुछ रिफॉर्म करने के लिए वो जुडिशियल प्लान लाते। देखो, वैसे वैरन हेस्टिंग का जो रिफॉर्म है, जुडिशियल रिफॉर्म तो करते ही करते हैं वो। जुडिशियल रिफॉर्म के अलावा उनका रिफॉर्म आप देखोगे, वो ड्यूअल सिस्टम जो जिसके वजह से बंगाल पूरा परेशान था, वो ड्यूअल सिस्टम को ये खत्म कर देते हैं। उसके बाद बहुत सारा ट्रेड रेगुलेशन जो था उसको भी हटाते हैं। उसके बाद रेवेन्यू में भी, क्योंकि देखो रेवेन्यू आना बंद हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रेवेन्यू में भी रिफॉर्म करते हैं इनके द्वारा। तो ये सब हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग जुडिशरी, हम लोग को तो लॉ स्टूडेंट है, हम लोगों को तो जुडिशियल रिफॉर्म पढ़ना है। आप यदि यूपीएससी प्रिपरेशन करते हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, हम लोग अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो हम लोग देखेंगे वैरन हेस्टिंग के द्वारा जुडिशरी में क्या क्या रिफॉर्म करा गया, जुडिशियल क्या क्या रिफॉर्म करा गया। तो जुडिशियल रिफॉर्म वैरन हेस्टिंग 3 प्लान ला के करते हैं, ठीक है। 3 प्लान इनके द्वारा लाया जाता है। कौन कौन सा, जुडिशियल प्लान ऑफ 1772, जुडिशियल प्लान ऑफ 1774 एंड जुडिशियल प्लान ऑफ 1780। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं ये आप ऑलरेडी पढ़ के आए होंगे, और हम लोग अभी यहाँ पे ये पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे, जुडिशियल प्लान ऑफ 1780। तो थोड़ा सा मैं आपको ना याद दिला देता हूं 1772 का जुडिशियल प्लान। ये यदि आपको ध्यान में रहेगा तो आपको समझने में ईजी होगा, है ना। 1772 का जो जुडिशियल प्लान था, इसमें हम लोग क्या देखे थे, ये जुडिशियल प्लान हाँ, ये जुडिशियल प्लान ला करके वैरन हेस्टिंग, किधर गया भाई,
चलो, ये प्लान ला करके, जुडिशियल प्लान ला करके रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में ये रिफॉर्म करते हैं। तो वहाँ पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का स्टैब्लिशमेंट होता है, कलेक्टर, और कलेक्टर को असिस्ट करने के लिए नायब एक पोस्ट होता था, नायब उसको बोलते थे। उसके बाद सिविल जस्टिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, सिविल जस्टिस में क्या ये रिफॉर्म करते हैं। और 3 अदालत था, आपको याद होगा, सदर दीवानी अदालत जो कि कलकत्ता में हुआ करता था। उसके बाद मुफस्सिल मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल में ये कोर्ट हुआ करता था। डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट को हम लोग बोलते थे मुफस्सिल दीवानी अदालत। उसके बाद छोटा मोटा पेटी केस के लिए स्मॉल कॉजेस कोर्ट होता था। ये सिविल में आप पढ़ चुके हो। उसके बाद क्रिमिनल जस्टिस में हम लोग पढ़े थे, एक कलकत्ता में होता था अपीलेट कोर्ट टाइप, कलकत्ता में होता था सदर निजामत अदालत। सदर मतलब कलकत्ता वाली सबसे हाईएस्ट लेवल। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, मुफस्सिल से अभी जस्ट मैंने बताया था डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो क्रिमिनल कोर्ट होता था उसको क्या बोलते थे, सदर निजामत अदालत। इसको पूरे डिटेल में मैंने जुडिशियल प्लान ऑफ 1772 में डिस्कस किया है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग जुडिशियल प्लान ऑफ 1774 पढ़ेंगे, है ना। चलो, तो 1774 को पढ़ने से पहले आपने 1772 को पढ़ के पूरा रिकैप कर लिया है। थोड़ा मैं पेज सेट कर लेता हूँ। ओके, चलो, किधर गया भाई। चलो, अब सवाल ये है कि जुडिशियल प्लान ऑफ 1774 क्यों लाया गया, जब ऑलरेडी एक प्लान आ चुका था 1772, है ना। जब 1772 ऑलरेडी जुडिशियल प्लान ला करके सुधार करा गया था जुडिशरी में, तो ये प्लान क्यों लाना पड़ा भाई। ये प्लान इसीलिए लाना पड़ा, ये जो प्लान आया था 1772 का, इस प्लान से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू का लॉस हो रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी के अर्निंग में भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा था। तो उनका जो अर्निंग था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसमें लॉस हो रहा था। इसको भी और अच्छे से समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। उस टाइम पे आप पहले मैप देखो, ये मैप देख रहे हो ना, रेड पेन, चलो, ये देखो, ये इंडिया का मैप है 1765 का। तो 1765 और 74 को ज़्यादा 10 साल का डिफरेंस है, उतना ज़्यादा इस टाइम पे नहीं हुआ था। लेकिन आपको इस मैप को देख के ये आइडिया लगेगा कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी कितना दूर पे इंडिया पे, कितने टेरिटरी पे रूल कर रहा है। तो कुछ कुछ यहाँ पे और थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे, इनका अभी पे इतना ही टेरिटरी पे इनका रूल है ईस्ट इंडिया कंपनी का। और देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी पे जो रूल है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी पे रूल कैसे करते थे ये लोग। तो यहाँ पे इंडिया में उनका गवर्नर होता था। देखो, यहाँ पे रूल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में गवर्नर होता था, और गवर्नर का आपको याद होगा, गवर्नर का एक काउंसिल होता था, याद है ना। गवर्नर होते थे एक, और इसके काउंसिल होता था जहाँ पे 2 3 मेंबर 4 मेंबर होते थे, हाँ। तो इस तरह करके गवर्नर का काउंसिल होता था। ये लोग मिलके यहाँ पे रूल करते थे। और ये जो इतना बड़ा एरिया है, इसको ये लोग क्या किए थे, मुफस्सिल में डिवाइड कर रखे थे, ठीक है। अब आप आगे देखोगे कैसे इसको, ये जो एरिया है कैसे इसको डिवाइड करा जाएगा, आगे हम लोग देखेंगे। अभी के लिए बस आप इतना ध्यान रखो, इस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी इस एरिया को, अभी किस एरिया की बात कर रहे हैं, सिर्फ ये वाले एरिया में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटेन की कंपनी यहाँ पे रूल कर रही है, और रूल करने के लिए गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल के थ्रू यहाँ पे रूल कर रही है। और इनको यहाँ पे मान लो आदेश कौन देता है, ये जो गवर्नर जनरल है, काउंसिल है, इसको चलाता कौन है, इसको चलाते हैं कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर। और ये कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर कहाँ बैठते थे, ये लोग होते थे इंग्लैंड में, ठीक है। ये लोग एक्चुअल में कंपनी को यही लोग चलाते थे, और ये लोग कहाँ बैठते थे भाई, इंग्लैंड में, ठीक है। ये लोग इंग्लैंड में बैठ के इंडिया में कंपनी चलाते थे। किसके थ्रू चलाते थे, ये गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल के थ्रू। आई होप पिक्चर क्लियर हो गया आपको उस टाइम का। अब हम लोग चलते हैं अपने कहानी में। तो देखो, ये जो कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर थे ना, ये क्या बोलते हैं गवर्नर जनरल को कि देखो भैया 1772 के थ्रू जो आप इतना पावर दे दिए हो गवर्नर। अच्छा देखो, मुफस्सिल में मतलब उस टाइम पे जो डिस्ट्रिक्ट होता होगा, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस टाइम जो ये एरिया को छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया होगा, है ना, छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट में जो बांटा गया होगा। और उस डिस्ट्रिक्ट में क्या होता था, कलेक्टर। उस डिस्ट्रिक्ट में होता था कलेक्टर, जिसका काम क्या होता था, जुडिशियल, पहले 1772 से पहले इसको जुडिशरी, रेवेन्यू, ये सब सबका पावर था इसके पास। तो इसके पास बहुत पावर था।
तो इसके पावर को रेगुलेट करने के लिए ये जुडिशियल प्लान लाया जाता है। और इस जुडिशियल प्लान में आप देखोगे, ये जुडिशियल प्लान में क्या बोला जाता है, चलो मैं पेन ले लेता हूँ रेड। ये जुडिशियल प्लान, ये जो कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर है ना, ये कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर देखो मेरा जहाँ व्हाइट पेन चल रहा है, ये कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल को ये डायरेक्ट करते हैं कि देखो भैया, ये जो आप पावर ज़्यादा दे रखे हो कलेक्टर को, ये जो ज़्यादा पावर देख रखे हो आप कलेक्टर को, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप क्या करो, ये जो कलेक्टर है ना, कलेक्टर का जो पोस्ट है इसको ख़त्म करो, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे कलेक्टर का पोस्ट खत्म हो जाएगा। आपको बेसिक बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर की वजह से ही क्या होगा, अभी आप आगे देखना। तो ये कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर की वजह से ऐसा, अब मान लो भैया कंपनी का मालिक ही बोल दिया है इनको कि आपको कलेक्टर को हटाना है, तो ये क्या करेंगे, ओब्वियसली गवर्नर जनरल कलेक्टर को हटा देगा, सिंपल। तो कलेक्टर को फाइनली अब हटाने तो ऐसे तो नहीं हटा देगा, कलेक्टर का जो पोस्ट है उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा। अब देखना यहाँ पे ये जुडिशियल प्लान ऑफ 1774 ला करके कलेक्टर का पोस्ट को विड्रॉ कर दिया जाएगा। चलो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब कलेक्टर के पोस्ट को विड्रॉ करने के लिए वैरेन हेस्टिंग क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, ठीक है। ये प्लान बनाते हैं कब, नवंबर 23, यहाँ पे देखो नवंबर 23 को ये प्लान बनाते हैं। उसके बाद फाइनली ये इम्प्लीमेंट कब हो जाता है, जनवरी 1774 को। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो प्लान तैयार होता है, इसी प्लान का नाम था जुडिशियल प्लान ऑफ 1774। ये एक नया प्लान बनाया जाता है, किसके द्वारा, वैरेन हेस्टिंग, जो कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल हुआ करते थे बंगाल के। और अभी तक ब्रिटिश का रूल सिर्फ कहाँ है, सबसे बड़ा पार्ट अभी बंगाल के पास है। ये जो नीचे आप मैप देख रहे हो ना, ये मैप बंगाल का है। अभी मैं आपको इस पे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तो और क्लियर होगा आपका। खैर, ये वैरेन हेस्टिंग उस टाइम पे गवर्नर थे, इनके द्वारा प्लान लाया जाता है, ये सब पढ़ चुके हम लोग। अब जो इनके द्वारा ये जुडिशियल रिफॉर्म करा जाता है, ये जो जुडिशियल रिफॉर्म ये करते हैं, जुडिशियल रिफॉर्म को आप यहाँ पे पढ़ोगे 3 हेड्स में मैंने बांट दिया है, सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू। तो सबसे पहले हम लोग सिविल की बात करेंगे कि मतलब ये प्लान आने के बाद सिविल जस्टिस सिस्टम में क्या चेंजेस होता है भाई, ये देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ये देखेंगे और कैसा सिस्टम था, इसको आपको समझना है तो 1772 को जाके आप अच्छे से देखो तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा पिक्चर। जब 1772 को देख के यहां पे आओगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं आप देख के ही आए होगे। खैर, तो ये प्लान लाने के बाद देखेंगे हम लोग सिविल जस्टिस सिस्टम में क्या चेंजेस होता है, क्रिमिनल में और रेवेन्यू में। आप इसको समझने से पहले उस टाइम पे देखो, यहाँ पे ये देख रहे हो ना, इस एरिया में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, ठीक है। और यहाँ नीचे मद्रास, बॉम्बे और सूरत, ठीक है। तो ये प्लान लाने के बाद ये जो आप बंगाल देख रहे हो, ना, उस टाइम ये बंगाल बेसिकली आज का बिहार, बंगाल और उड़ीसा ये सब होता था, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते थे, बंगाल। आज का बांग्लादेश सब उसमें इंक्लूड है, झारखंड सब इंक्लूड है उसमें। खैर, तो ये बंगाल को ये लोग क्या करते हैं, 6, आप देखोगे यहाँ पे, तो इस बंगाल को 6 डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं। कितने डिवीजन में भाई, 6 डिवीजन में। तो अब ये जो यहाँ पे आप व्हाइट में मैप देख रहे हो, इस मैप में देखो, इसको मैं रफ कर देता हूं। ये मैप देखो, ये प्लान आने के बाद क्या होता है, जुडिशियल प्लान ऑफ 1774 आने के बाद बंगाल को अब देखो यहाँ पे 6 डिवीजन में, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए 6 डिवीजन में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक हो जाएगा कलकत्ता, और एक था बुर्दवान, और एक मुर्शिदाबाद, उसके बाद दिनाजपुर यहाँ पे अभी बंगाल में है, उसके बाद पटना और ढाका, जो कि अभी का ढाका जिसको आप बोलते हो बांग्लादेश का राजधानी। तो ये 6 पार्ट में ये जो पूरा आप मैप देख रहे हो, उस टाइम पे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हुआ करता था। इसको ये लोग 6 डिवाइड कर देते, 6 डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ये जो डिवीजन है, अब पटना के अंदर ये पूरा बिहार वाला एरिया हो गया। अब पटना बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ होगा, है ना। सेम इसी तरह से ये जो दिनाजपुर है, ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ होगा।
उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ। बुर्दवान बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बटा होगा, कलकत्ता बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में उस टाइम पे बटा होगा, इसी तरह से ढाका बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बटा होगा। तो यहाँ का भी क्या सिस्टम हो गया, एक हो गया आपका बंगाल, उसके बाद आपका हो गया ये डिवीजन, उसके बाद हो गया डिस्ट्रिक्ट। तो ये 3 लेवल हो गया, है ना। अब हम लोग ये तीनों लेवल पे क्या क्या चेंजेस हुआ ये देखेंगे। सिविल जस्टिस आपको याद होगा, पूरे बंगाल लेवल पे एक कोर्ट होता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, सदर दीवानी अदालत। अब देखना यहाँ पे डिवीजन लेवल पे क्या होता है, प्रोविंशियल काउंसिल बनाया जाता है, आप देखोगे यहाँ पे। उसके बाद आप देखोगे नीचे में तो स्मॉल कॉजेस कोर्ट होता था। खैर, तो ये आपको बेसिक क्लियर हो गया, पिक्चर क्लियर हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे एक प्रोविजन मैंने बता दिया कि ये प्लान ला करके क्या करा गया था, बंगाल को 6 डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया था। आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलो अब यहां पे देखो, आप बंगाल डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट। अभी मैंने आपको बता दिया, बंगाल लेवल पे जो कोर्ट होता था उसको हम लोग बोलते थे सदर दीवानी अदालत, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट होता था उसको बोलते थे मुफस्सिल दीवानी अदालत। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिविल जस्टिस ना, सिविल पढ़ रहे हैं। अब सिविल और क्रिमिनल में डिफरेंसेस नहीं पता है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, आप सिर्फ क्या लिखना, सिविल एंड क्रिमिनल डिफरेंसेस, लॉयर प्रशांत लिख देना, आपको मिल जाएगा वीडियोस। तो सिविल और क्रिमिनल में डिफरेंसेस आई होप आपको पता ही होगा। तो ये सिविल जस्टिस की हम लोग बात करें, सिविल जस्टिस में क्या क्या चेंज हुआ था। सिविल जस्टिस में अभी तक सिर्फ यहाँ पे 2 कोर्ट था, मुफस्सिल दीवानी अदालत और सदर दीवानी अदालत। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां से जो भी होता था यहां पे जाता था अपील। अब देखो इसके बाद क्या करा जाता है, ये एक्ट आने के बाद, सॉरी ये प्लान आने के बाद एक प्रोविंशियल काउंसिल बनाया जाता है। काउंसिल मतलब तो कुछ लोग होंगे वहां पे मिलके बने होंगे, तो एक प्रोविंशियल काउंसिल बनाया जाता है। और इस प्रोविंशियल काउंसिल में 4 से 5 लोग रहेंगे। कितने लोग रहेंगे भाई, 4 to 5 पीपल इसमें रहेंगे, 4 to 5 पर्सन इसमें रहेंगे। और ये 4 से 5 लोग कौन होंगे, इंडियंस, ऑब्वियसली इंडियंस नहीं होंगे। तो इसमें कंपनी के जो हाईएस्ट पोस्ट पे जो सर्वेंट होंगे, जो हाईएस्ट पोस्ट पे जो कंपनी, आप बोल लो कंपनी के सर्वेंट होंगे, वो इस पे होंगे। ठीक है, कौन सा कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का हायर पोस्ट लिख लो आप, ठीक है, हायर पोस्ट पे जो एम्प्लॉयर होंगे उसको इसमें ऐड करा जाता था। ठीक है, इसमें रहते थे वो। अब इनका काम क्या होगा, ये जो प्रोविंशियल काउंसिल बन गया, देखो इसको एक तरह से आप समझ लो ना, बीच में डाल दिया गया। 6 डिवीजन, अभी आपने ऊपर देखा 6 डिवीजन, और हर एक डिवीजन में एक एक प्रोविंशियल काउंसिल। यहां आप देख रहे थे ना ऊपर में आप ये देख रहे थे ना डिवीजन, इस डिवीजन, जैसे मान लो कलकत्ता डिवीजन, तो कलकत्ता डिवीजन में एक प्रोविंशियल काउंसिल होगा। एक पटना डिवीजन में होगा जो कि पूरे बिहार पटना वाला एरिया को देखेगा। आई होप क्लियर हो आपको। आपने ये देखा ना कि बीच में कोई नहीं था, बीच में कुछ नहीं था, लेकिन बीच में अब आ गया डिवीजन, क्योंकि अभी बंगाल को 6 आप डिवीजन देखा, बंगाल को हम लोग डिवाइड किए हैं 6 डिवीजन में, और हर एक डिवीजन में एक प्रोविंशियल काउंसिल होगा, और एक काउंसिल में 4 से 5 लोग होंगे। अब ये जो काउंसिल बनाया गया, तो ये क्यों बनाया गया होगा, ये इसलिए बनाया गया था ताकि रेवेन्यू जो इस एरिया में आएगा, जैसे मान लो पटना वाला एरिया का प्रोविंशियल काउंसिल, तो पटना वाला एरिया में जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होगा उस पर सुपरविजन करेगा। ये समझ में आया आपको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये दीवानी अदालत जो आप नीचे देख रहे हो, इस दीवानी अदालत से अपील अब कहां पे जाएगा, पहले ये दीवानी अदालत से अपील जाएगा प्रोविंशियल काउंसिल में, फिर प्रोविंशियल काउंसिल से अपील कहां जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और काउंसिल के पास। मतलब सदर दीवानी अदालत में अब डायरेक्ट अपील नहीं जाएगा, पहले कहां जाएगा भाई, प्रोविंशियल काउंसिल में। आई होप ये एक तरह का मुफस्सिल दीवानी अदालत और सदर दीवानी अदालत के बीच का लिंक था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये अपील भी सुनता था, तो सेकंड काम क्या था, यहां मैंने लिख दिया है अपील फ्रॉम द मुफस्सिल दीवानी अदालत से ये सुनता था, वही सब यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको मान लो ये कि डायरेक्ट जाना है, अच्छा देखो यहाँ पे दे यूज टू हेयर अपील फ्रॉम मुफस्सिल दीवानी अदालत सच एज एन अपील लाइक टू द सदर दीवानी अदालत इफ द डिस्प्यूट इन्वॉल्व वही है मैटर 1000 रुपीज से ज़्यादा वैल्यू का हो तो वो जाएगा। खैर, अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग थोड़ा सा ना इस कोर्ट का, एक तरह का ये कोर्ट हो गया, ये काउंसिल है, इसका 2 काम हो गया। एक तो ये देखो, एक ये क्या करेगा, इसका जुडिशियल वर्क हो गया, जुडिशियल फंक्शन हो गया, ये डायरेक्ट केस भी सुनता है सिविल केस,
और ये रिवेन्यू पे भी ध्यान रखता है ना, तो इसका दो फंक्शंस हो गया, ये प्रोविंशियल काउंसिल का दो फंक्शन हो गया, ठीक है। डिवीजन का ये जुडिशियल फंक्शंस भी देखेगा और रेवेन्यू फंक्शन भी देखेगा। जस्ट ए सेकेंड, चलो। अब देखो, इसके पास तो आपने ये देख लिया, यहाँ पे ये एक पॉइंट छूट रहा था, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंसिस्ट। इसका ये मतलब हुआ कि ये प्रोविंशियल काउंसिल के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है, जिसमें कि मान लो कोई डिस्प्यूट हुआ तो यहाँ पे जा सकता है ना। डिवीजन, देखो कोई केस यदि अराइज होगा कहाँ पे, डिवीजन में, टाउन हेडक्वार्टर में, कुड डायरेक्टली रेफर टू दी प्रोविंशियल काउंसिल। तो अभी के लिए आप यहाँ पे ये दो चीज ध्यान रखना कि प्रोविंशियल काउंसिल दो काम कर रहा है ना, दो वर्क कर रहा है, एक जुडिशियल और एक रेवेन्यू, ठीक है। और ये जो प्लान आता है जुडिशियल प्लान ऑफ 1774, ये प्लान ला करके एक चीज और क्या करा जाता है, आप देखे थे ना कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था, 1772 में देखा था आपने। और वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करता था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करता था, रेवेन्यू कलेक्ट करता था और मुफस्सिल दीवानी अदालत का वो जज भी होता था, ये आपको पता है। और इस प्लान के आने के बाद हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो कलेक्टर होते थे उसको रिकॉल्ड कर लिया गया, उसको बुला लिया गया, मतलब कलेक्टर को सारे सारे डिस्ट्रिक्ट से कलेक्टर को बुला लिया गया। क्यों? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल को बोला था ऐसा करने के लिए, को याद है ना, इसीलिए ये प्लान को लाया गया था और जुडिशियल रिफॉर्म करने के लिए भी ये प्लान लाया गया था। यहाँ तक आई होप कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मान लो यदि कलेक्टर चला गया तो उसके जगह पे कौन आएगा भाई, कुछ तो होना चाहिए ना। तो कलेक्टर के जगह पे इन प्लेस ऑफ कलेक्टर एक इंडियन ऑफिसर को अपॉइंट करा गया, उसको हम लोग बोलते थे दीवान या फिर आमिल या अमील, कोई जैसे प्रोनाउंस करना आप कर सकते हो। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, कलेक्टर के जगह पे एक इंडियन ऑफिसर को अपॉइंट करा गया जो कि इंडियंस होते थे, और कलेक्टर कहाँ के होते थे, इंग्लिश मैन होते थे, ठीक है। और अब ये जो दीवान कलेक्टर की जगह पाया, ये क्या करेगा भाई, ये करेगा रेवेन्यू कलेक्ट करेगा भाई, ये क्या करेगा, रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और मुफस्सिल दीवानी अदालत में एज ए जज का भी काम करेगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया। तो अमील का क्या काम होगा भाई, अमील का दो काम होगा, जुडिशियल वर्क भी होगा और रेवेन्यू कलेक्शन भी होगा। चलो ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्रिमिनल, सिविल तो खत्म हो गया हमारा, अब हम लोग देखेंगे ये सब इतना ही चेंजेस हुआ था सिविल में, ठीक है। ये सब आपको और अच्छे से कब समझ में आता है, जब आपने 1772 ऑलरेडी पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है कि आप पढ़े होंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है। क्रिमिनल जस्टिस 1774 के जुडिशियल प्लान में क्रिमिनल जस्टिस में क्या क्या चेंजेस करा गया था। चलो, अंडर द जुडिशियल प्लान ऑफ 1774 द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर ऑन द वर्किंग ऑफ मुफस्सिल निजामत अदालत एंड अच्छा यहाँ पे जो मैंने कहा आपको इजी में बता देता हूँ मैं, इतना पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं। देखो आप पहले क्या पढ़े थे कि सर एक होता था मुफस्सिल दीवानी अदालत, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था 1772 में क्या सिस्टम था, जब वो मैं टाइमलाइन पे बता रहा था आपको, मैं यहाँ पे आपको ईजी में बता देता हूँ। दो कोर्ट होते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो कोर्ट होते थे इसको हम बोलते थे मुफस्सिल निजामत अदालत, है ना, या फिर इसको फौजदारी भी आप बोल सकते हो, क्रिमिनल को फौजदारी बोलते हैं, सदर निजामत अदालत, ये दो अदालत होता था। और इसके जज कौन, प्रिसाइडिंग जज कौन होते थे, कलेक्टर। पहले कलेक्टर तो अब खत्म हो चुका है ना, अभी आप जज थे, कलेक्टर को तो बुला लिया गया है। अब देखते हैं कलेक्टर को जब बुला लिया गया तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखेंगे। और सदर निजामत अदालत सबसे टॉप लेवल का कोर्ट होता था, जो कि कहाँ होता था, कलकत्ता में, यहाँ पे कलकत्ता में होता था। अब देखेंगे इस पे क्या होगा, अच्छा गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल, ये यहाँ पे होते थे। और ये सदर निजामत अदालत गवर्नर जनरल और मुफस्सिल निजामत अदालत में कलेक्टर। तो इस एक्ट के आने के, सॉरी एक्ट में पढ़ाते रहता हूँ तो एक्ट मुंह में आ गया,
ये प्लान के आने के बाद क्या होता है, आप तो पहले देखिए कलेक्टर को यहां से बुला लिया गया भैया, तो कलेक्टर तो खत्म हो गया पहले ही। तो जब कलेक्टर खत्म हो गया तो इसके जगह पे क्या होगा, है ना। तो देखो जब मैंने बहुत सारा बुक पढ़ा, मैंने कहीं पे ये वाला पोर्शन नहीं देखा मैंने, तो ये वाला पोर्शन मेरे को बहुत कंफ्यूजन था। मैं बहुत सारा बुक्स, बहुत सारा आर्टिकल्स जो भी इंटरनेट पे था मैंने सब पढ़ डाला, कहीं मुझे ये नज़र नहीं आया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुफस्सिल निज़ामत अदालत में जब कलेक्टर को बुला लिया गया तो उसके जगह पे कौन आएंगे, है ना। लेकिन ये सारे बुक्स में और मैक्सिमम बुक्स में या फिर जो भी मैंने आर्टिकल्स पढ़ा, वहाँ पे सदर निज़ामत अदालत जो कि कोलकाता में था, उसमें उसके बारे में था बात कि देखो भैया अब जो निजामत वाला क्रिमिनल मैटर है, इसको क्या करते हैं हम लोग, गवर्नर जनरल को जो पावर है उसको हम लोग खत्म कर देते हैं। गवर्नर जनरल को जो पावर था वो खत्म कर देते हैं और कलेक्टर का जो पावर था दोनों को हम लोग खत्म कर देते हैं, जुडिशियल प्लान ऑफ 1774 ला करके। ठीक है, ये ऐसा, ये पहला लाइन में भी आप देख सकते हो यही लिखा हुआ है। अब इसको करने के लिए क्या करा गया, पहले जो कोर्ट कलकत्ता में हुआ करता था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, पहले जो कोर्ट यहाँ कलकत्ता में हुआ करता था उसको ट्रांसफर करके कहाँ कर दिया गया, मुर्शिदाबाद। अब देखो ऐसा क्यों करा गया मुर्शिदाबाद, क्योंकि मुर्शिदाबाद उस टाइम पे कैपिटल हुआ करता था, बंगाल का कैपिटल मुर्शिदाबाद हुआ करता था और नवाब इधर ही रहते थे उस टाइम पे, जो बंगाल के नवाब थे इधर ही रहते थे। तो ये क्या करा गया कि अब सदर निजामत अदालत पहुंच गया है भैया मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद में ये बोला गया कि अब से जो भी सदर निजामत अदालत का वर्किंग होगा, काम इसका कौन देखा गया, इसको देखेगा नवाब। जो पहले गवर्नर जनरल देखा करता था, अब गवर्नर जनरल नहीं देखेगा, उसको नवाब देखेगा। यहां तक पिक्चर क्लियर है। सबसे पहले क्या करा जाता है, सदर निजामत अदालत को शिफ्ट कर दिया जाता है कलकत्ता से मुर्शिदाबाद, और अब से सदर निजामत अदालत को सुपरविजन कौन करेगा भाई, नवाब। ठीक है, और एक नया ऑफिस बनाया जाता है, एक नया ऑफिसर अपॉइंट करा जाता है जिसको बोलते थे नैब नाजिम। ठीक है, जो कि नवाब को हेल्प करता था, या बोलो नवाब के बिहाफ में ये यहाँ पे क्या करता था भाई, ये केस सुनता था, केस को डिसाइड करता था नवाब के बिहाफ में, नवाब के बिहाफ में नैब निजाम। ठीक है, ये केस को सुनता था यहाँ पे। और सबसे पहला किसको अपॉइंट करा गया था, मोहम्मद रजा खान अपॉइंटेड एज द नेब नाजिम। ठीक है, अब इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो जो फौजदारी अदालत है, मतलब अब देखो ये मैंने देखा बहुत जगह, तो अब ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फौजदारी अदालत है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो फौजदारी अदालत है भाई, किधर गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो फौजदारी अदालत है उसमें जो भी जजेस होंगे, किसी बुक में मुझे प्रॉपरली नहीं मिला कि जजेस कहाँ होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यदि गवर्नर को ख़त्म कर दिया गया और इधर में कलेक्टर को ख़त्म कर दिया गया तो कोई इंडियंस को अपॉइंट करा गया होगा एज ए जज और उसका कुछ नाम रख दिया होगा, है ना। और जो भी जजेस बनेंगे यहाँ पे, चाहे वो सदर दीवानी अदालत मुर्शिदाबाद में बने, सदर दीवानी अदालत मुर्शिदाबाद, या फिर मुफस्सिल मुफस्सिल निजामत अदालत, सॉरी यहाँ पे दीवानी लिख दिया मैंने, निजामत अदालत। ठीक है, उसमें जो भी जजेस बनेंगे वो इंडियंस होंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और इसमें जो ऑफिसर होंगे डिस्ट्रिक्ट वाले जज में, सॉरी डिस्ट्रिक्ट वाले कोर्ट में या फिर मुर्शिदाबाद वाले कोर्ट में, उनके पास कोई लैंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी, ओ सॉरी 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 क्या बोल दिया मैंने, यहाँ पे नहीं, मुर्शिदाबाद में तो नवाब होंगे, उनके पास तो इतना बड़ा लैंड है ना। मुफस्सिल में, सॉरी सॉरी, मुफस्सिल में जो भी जजेस होंगे ना, उनके पास कोई फार्म लैंड नहीं होना चाहिए, ऐसा बुक्स में मैंने पढ़ा, उनके पास कोई फार्म लैंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फार्म लैंड तो नहीं होना चाहिए, कोई और आप ऑफिस होल्ड ना करते हो, कोई और जगह पे नौकरी आप नहीं कर रहे हो तो ही आप बन सकते हो ऑफिसर। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देखो एक जगह मेरे को कन्फ्यूज़न था, मैंने बहुत सारा बुक्स, बहुत सारा आर्टिकल पढ़ डाला, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि अब इतना ज़्यादा करके कोई फ़ायदा नहीं है, डायरेक्ट वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है।
इसको आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, जुडिशियल प्लान आने के बाद जो पहले सदर निजामत अदालत कहाँ पे होता था भाई, ये सदर निजामत अदालत पहले, अरे अरे, ये पहले कलकत्ता में होता था, लेकिन अब ट्रांसफर कहाँ कर दिया गया, मुर्शिदाबाद। और अब सिंपल दिमाग लगाना, मुर्शिदाबाद उस टाइम पे कैपिटल होता था, तो मतलब अब सदर निजामत अदालत जो है, जो कि सबसे अपीलेट कोर्ट होता था, उसको नवाब के अंदर, अब इसका जो वर्किंग होगा वो नवाब देखेगा, सिंपल। और नवाब असिस्ट करने के लिए एक नई नवाब को बना लिया था, एक नया ऑफिस बना दिया था। और मुफस्सिल निजामत अदालत में भी जुडिशियल ऑफिसर जो होंगे, एक तरह से मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है, जब आप ये इस बुक में सब जगह ये लिखा हुआ है, उसको कोई ज़मीन नहीं होना चाहिए और कोई ऑफिस में नौकरी नहीं करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो इंडियंस की बात हो रही है ना। तो जो भी जुडिशियल ऑफिसर होंगे यहाँ पे फौजदारी अदालत में, मतलब निजामत अदालत में, मुफस्सिल वाले, डिस्ट्रिक्ट वाले की बात कर रहे हैं हम लोग, उनके पास कोई लैंड या फिर कोई और जगह पे वो नौकरी ना कर रहा हो, कोई और जगह पे किसी भी ऑफिस में वो काम ना कर रहा हो। चलो, ये दो चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अब हम लोग देखते हैं कि ये प्लान लाने के बाद रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंजेस हुआ, क्या क्या रिफॉर्म हुआ। चलो, आपने पहले ही अभी पढ़ लिया था ना कि देखो, इसको भी मैं बहुत इजी में बताता हूँ आपको। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होते थे, दीवान। क्यों, क्योंकि अब तो कलेक्टर खत्म हो गया है, और ऊपर में अभी आपके ने क्या देखा था, प्रोविंशियल काउंसिल, और उसके ऊपर आपने पढ़ा था सदर निजामत अदालत, सॉरी सदर दीवानी अदालत। तो यहाँ पे अब क्या होगा, कलेक्टर तो खत्म हो चुका है, तो जो भी टैक्सेस है, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम है, वो कौन करेगा, दीवान करेगा। और जब मैं आपको प्रोविंशियल काउंसिल बताया था, उस टाइम मैंने क्या बताया था कि रेवेन्यू पे सुपरविजन कौन करेगा, रेवेन्यू पे सुपरविजन करेगा प्रोविंशियल काउंसिल। काउंसिल बोल रहा हूं मैं, प्रोविंशियल काउंसिल क्या करेगा, सुपरविजन करेगा, ये कलेक्ट करेगा दीवान, और ये जो प्रोविंशियल काउंसिल है ये उसको सुपरवाइज करेगा। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब जो पटना डिवीजन का, वो पटना का जो भी डिस्ट्रिक्ट है, बिहार का जो भी डिस्ट्रिक्ट है, वो पटना वाले डिवीजन में जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट को सुपरवाइज कौन करेगा, पटना का प्रोविंशियल काउंसिल, जिसमें कि 4 से 5 सर्वेंट होंगे। और थोड़ा ऊपर चलो, अब जो कलकत्ता में सबसे मेन ऑफिस था वो कौन होता था, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सबसे मेन कौन होता था, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये कहां पे होता था भाई, अच्छा, ये प्रोविंशियल काउंसिल कहां होता था, डिवीजन में। दीवान कहां होता था भाई, डिस्ट्रिक्ट में। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहां होता था, सबसे ऊपर कलकत्ता में। और इसको सुपरवाइज कौन करेगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसके काउंसिल। ये क्लियर हो गया, रेवेन्यू देख लिया हम लोग, सिविल भी देख लिए और क्रिमिनल भी देख लिए। ओवरऑल किसके पास सुपरविजन रहेगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद प्रोविंशियल काउंसिल, उसके बाद दीवान को ही हम लोग अमील भी बोलते थे। अब हम लोग अभी जो भी पढ़े हैं इस एक्ट को हम लोग इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। इस एक्ट को, सॉरी एक्ट बोल रहा हूं मैं, फिर ये जो जुडिशियल प्लान है, जुडिशियल प्लान ऑफ 1774, इसको हम लोग अब क्रिटिकली अप्रिशिएशन, मतलब हो गया आपको, इसको हम लोग एवेल्युएट करेंगे ना। एवेल्युएटिंग बोलते हैं, एवेल्युएशन बोलते हैं, एनालाइज बोल सकते हो आप, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंटरप्रिटेट करेंगे। तो हम लोग बेसिकली अभी एनालाइज करेंगे ये जुडिशियल प्लान ऑफ 1774 को, ठीक है। तो हम लोग ये देखें कि जुडिशियल में, ठीक है, जुडिशियल अरेंजमेंट पे प्रोविंशियल काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। याद है ना आपको, सदर दीवानी अदालत, प्रोविंशियल काउंसिल और मुफस्सिल दीवानी अदालत, इसमें देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। इस प्लान के आने के बाद आप नेक्स्ट प्लान में देखोगे, अभी देखो आप एक चीज, प्रोविंशियल काउंसिल के पास जुडिशियल फंक्शन और रेवेन्यू दोनों है। आप जब इसके बाद वाला जो चैप्टर आएगा 1780 वाला जो चैप्टर आएगा, उसमें इसका जो जुडिशियल फंक्शन है वो खत्म कर दिया जाएगा, सिर्फ ये रेवेन्यू पे नजर रखेगा। चलो ठीक है,
तो हम लोग पढ़ लिए कि ये एक्ट आने के बाद प्रोविंशियल काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था जुडिशियल अरेंजमेंट में। ठीक है, चलो। तो प्रोविंशियल काउंसिल क्या क्या करता था, 3 फंक्शंस करता था। आप चलो देख लेते हैं हम लोग। कलेक्ट रेवेन्यू इन द डिवीजन, उसके बाद ये कोर्ट ऑफ अपील का भी काम करता था, है ना। ये मुफस्सिल दीवानी अदालत से मैटर जाता था यहाँ पे, ये अपील का भी काम करता था, है ना। उसके बाद ये और केस भी डिसाइड करता था, है ना। अपील तो जाता ही था इसके पास, और ओरिजिनल केस भी डिसाइड करता था। कब? यदि किसी हेडक्वार्टर, किसी डिवीजन के हेडक्वार्टर में यदि किसी भी तरह का केस हो गया तो वो डायरेक्ट केस कहाँ फाइल हो जाएगा? प्रोविंशियल काउंसिल में। तो एक हो गया ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, और इसके पास अपील वाला जुरिस्डिक्शन ये था कि मुफस्सिल दीवानी अदालत में यदि किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिला तो आप यहाँ पे जाओ भैया। तो इसके पास 2 जुरिस्डिक्शन था। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल इन डिवीजन। इससे क्या होगा भाई? इससे ये होगा जो सदर दीवानी अदालत पे जो लोड था वो कम हो जाएगा, है ना। पहले सदर दीवानी अदालत सिर्फ होता था और उसके बाद डायरेक्ट आपको जाना है मुफस्सिल दीवानी अदालत से डायरेक्ट केस जाता था कहाँ पे? डायरेक्ट केस जाता था सदर दीवानी अदालत में भाई। अब बीच में एक चीज आ गया आपका, बीच में आ गया यहाँ पे प्रोविंशियल काउंसिल। तो इसका जो भी लोड था वो लोड तो ये प्रोविंशियल काउंसिल कम कर दिया ना भाई। इसीलिए प्रोविंशियल काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट जो डिवीजन में हुआ, इसकी वजह से सदर दीवानी अदालत का वर्कलोड कम हो गया। और हम लोग इवेल्यूएट क्या किए? इंग्लिश कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट में होता था, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया इंडियन ऑफिसर से, जिसको हम लोग दीवान बोलते थे। जुडिशियल प्लान जो है, इंडियंस को भी ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मुफस्सिल दीवानी अदालत में वो जज बन सकते हैं, एज ए जज पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। अब मुफस्सिल दीवानी अदालत जो है, नाउ ऑल केसेस डिसाइडेड बाय मुफस्सिल दीवानी अदालत वेयर अपील टू द प्रोविंशियल। यहाँ पे है कि अब सारा मैटर जो है यहाँ से अपील में जा सकता है। आप सेकेंड अपील का भी प्रोविज़न था, आपको सेकेंड अपील में आपका वैल्यू इससे ऊपर हो तो आप सीधे जा सकते हो। ठीक है, यदि आपका जो केस है उसका वैल्यू एक्सीड कर रहा है 1000 से ऊपर तो आप सदर दीवानी अदालत में जा सकते हो, है ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जुडिशियल प्लान ऑफ 1780। चलो, अब देखो ये लास्ट वाला देख लो, लास्ट में जो लिखा हुआ है, ये जो जुडिशियल प्लान था 1774 का, ये कब तक रहेगा भाई? इसमें जो जो चीज बताएगा ये कब तक रहेगा? जब तक एक नया जुडिशियल प्लान 1780 में नहीं आएगा। ठीक है, और 1780 में जब जुडिशियल प्लान आएगा, वो जुडिशियल प्लान क्या करेगा? 1780 का जुडिशियल प्लान जो है, हाँ चलो ऊपर, ये जुडिशियल प्लान क्या करेगा? जुडिशरी फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन दोनों को अलग कर देगा। अभी क्या आप देख रहे हो? जुडिशियल फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन दोनों एक ही के पास है ना, लेकिन यहां पे दोनों अलग हो जाएगा। तो ये कब तक ऑपरेशन में रहेगा? ये जो आप देख रहे हो, ये जो आपने पढ़ा, ये कब तक रहेगा यहाँ पे ऑपरेशन में? 1780 तक, जब तक नया प्लान नहीं आएगा, जब तक न्यू प्लान नहीं आएगा। और नया प्लान ला करके क्या करा जाएगा मैंने आपको बता दिया है। यदि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कमेंट, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं फिर वीडियोस बनाता हूँ, है ना। और बहुत सारे लोग मुझे कंट्रीब्यूट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जो लोग भी आप मुझे कंट्रीब्यूट सपोर्ट करना चाहते हो, आप मुझे यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सिर्फ लिख दो लॉयर प्रशांत, आपको चैनल मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लो आप जुडिशियल प्लान ऑफ 1774, नोट्स मिल जाएगा। वैसे आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओगे तो आपको नोट्स मिलता ही रहेगा। तो चलो, अब लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, 1780 वाले जुडिशियल प्लान में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही।